हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम कर रहे हैं इसका क भाग परिवार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी परिवार में आपसे संप्रेषण की, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रभावी पारिवारिक संप्रेषण है उसके विकास के लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए बच्चों, जो शहरी परिवार हैं उनमें आजकल जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि कंपटीशन जो स्पिरिट्स है वो बहुत ज़्यादा है अपने अपने व्यवसाय को लेकर। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो युवा है वो बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं को, बहुत सारी जो चिंता है उसको अनुभव करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हमारा जो संप्रेषण व्यवहार है वो हमें जो दैनिक जीवन में चुनौतियाँ आ रही हैं उनका केवल सामना नहीं करवाए, बल्कि उसका समाधान करने के लिए भी हमें साधन संपन्न कराए। हम उसका सामना भी करें और उसका समाधान भी कर सकें उन्हें अनुभव करने के साथ साथ। तो जो अधिक प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनना है अगर हमें, तो परिवार बहुत सारे ऐसे तरीके अपना सकता है जिससे संप्रेषण भी सही हो और संबंधों की गुणवत्ता भी बरकरार रहे। तो कौन कौन सी हैं वो बातें जिससे हम प्रभावी पारिवारिक संप्रेषण को अपना सकते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे है संप्रेषण बढ़ाना। देखिए कहते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो क्या बात बनेगी। इसलिए पहले नंबर पे है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण को बढ़ाना। देखिए जो शहरों में परिवार है उसमें सबसे बड़ा जो आज चैलेंज सामने आ रहा है, जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है अपने परिवार के साथ बैठने के लिए, बातें करने के लिए, अपने परिवार को समय देने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो हम एक साथ मिलकर बैठने के लिए अगर हम समय निकाल लेते हैं तो वहीं से बात बनना शुरू हो जाती है। अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण एक दूसरे के साथ बैठकर अर्थपूर्ण बातचीत के लिए पर्याप्त समय पाना बहुत कठिन हो गया है आजकल के शहरी भागदौड़ में। तो परिवार के सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने के लिए समय निकाला जाए। ऐसे नहीं है कि हम केवल वीकेंड्स पे यानी शनिवार को और रविवार को ही परिवार को समय दे रहे हैं, या कभी जब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तब हम प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं। नहीं, ये नियमित रूप से होना चाहिए कि हम अपने परिवार को टाइम दें और डायरेक्ट रूप से बातचीत करें, यानी प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करें। हमने पिछले वीडियो में बात की थी ना, प्रत्यक्ष रूप से बातचीत की शैली क्या होती है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं समझा तो वीडियो को दोबारा देखिए। उसके बाद है कभी कभी टीवी चलाए बिना एक साथ बैठकर भोजन करना भी एक अच्छा विचार है। आपने देखा होगा फैमिली वाले एक दूसरे को कई बार टाइम तो दे देते हैं, सब लोग साथ में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा मौका होता है जब हम एक दूसरे को अपनी बातचीत रख सकते हैं, अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता, अपने सरोकार है ना, अपनी भावनाएं उस समय हम प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी हम एक गलती क्या करते हैं, टीवी चल रहा होता है, आधे सदस्यों का ध्यान टीवी में होता है और आधे सदस्यों का ध्यान अपनी बात कहने में। तो ये एक समय देने का प्रभावी तरीका नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप खाना खाएं तो परिवार के सदस्य साथ में बैठकर खाना खाएं, जिससे प्रेम भी बढ़ता है, हमें एक दूसरे के लिए समय भी मिलता है, हम अपनी बातचीत भी रख सकते हैं और हम खाना भी बहुत अच्छे ढंग से खा पाते हैं। ये एक अच्छा विचार है कि टीवी बंद कर दिया जाए, एक साथ भोजन किया जाए, या रविवार को दोपहर बाद एक साथ बैठकर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाए जो परिवार को प्रभावित करते हैं। देखिए अगर हमारा शेड्यूल इतना बिजी है कि हम पूरे हफ्ते इसे फॉलो नहीं कर सकते, तो कम से कम हम संडे को तो रूल बना ही लें कि संडे को हम फ्री हैं, तो लंच के बाद हम सारे एक साथ बैठेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारी फैमिली के, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, ये हमारे पारिवारिक संबंधों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं।
इसी प्रकार परिवार में बड़ों के साथ समय बिताना परिवार के बंधन को सुदृढ़ करेगा, क्योंकि देखिए जो हमारे बड़े होते हैं उन्हें ऐसे लगता है कि हमने अपने बच्चों को इतना समय दिया, उनके लालन पालन पोषण में उनकी हर समय केयर की, लेकिन आजकल के बच्चे जब हम बड़े हो गए हैं, है ना, तो हमारे साथ बिल्कुल भी अपना समय नहीं बिताते हैं। बुजुर्गों को खास करके ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है, इसलिए हमारा कितना ही बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, हमारी जो दिनचर्या है वो कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, हमें परिवार में बड़े बुजुर्गों के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके साथ बातचीत करने पर घर के सदस्यों को अच्छा लगेगा और बुजुर्गों के महत्व को एहसास दिलाएगा। इस प्रकार यह पारस्परिक प्रेम और आदर की भावना को प्रेरित करेगा। देखिए हमारे छोटे छोटे जो स्टेप हैं वो बुजुर्गों को खुशी प्रदान करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल होता है और प्रेम और आदर की भावना का विकास होता है, जो कि आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है। हमारे बच्चे भी सीखते हैं और हम भी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं। दूसरे नंबर पे है स्पष्ट रूप से संप्रेषण करना। देखिए जितनी भी फैमिलीज़ आपको दिखती हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी बातचीत कही जाए इनडायरेक्ट न कहकर डायरेक्ट की जाए और बिल्कुल क्लियर कही जाए। तो जो भी खुश दिखने वाले परिवार होते हैं वो अपने विचार और अनुभव स्पष्ट तरीके से और बिल्कुल साफ तरीके से व्यक्त करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परिवार के खुशहाली के लिए। हम टोकों में, तानों में, कमेंट पास करके कोई बात कह रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि हम साफ साफ कह दें कि हमें तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद है सक्रिय श्रोता बनना, यानी कि एक्टिव लिसनर बनना। मैंने आपको बताया था भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह, ताकि हम सुने ज़्यादा। एक कान से हम सुनेंगे और दूसरे से हम महसूस करेंगे कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो प्रभावी संप्रेषण का एक बहुत अनिवार्य पहलू है कि हम केवल बोले नहीं, दूसरा जो कह रहा है हम उसकी बात भी सुने। इससे क्या होगा, गलतफहमी की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कई बार हम क्या कहते हैं, अपनी बात कहकर और दूसरों को कहते हैं बस तुम तो रहने ही दो, उसकी बात सुने बिना ही हम चले जाते हैं। इससे गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए दूसरे जो कह रहे हैं उसे सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्रिय श्रोता बनने के लिए दूसरे व्यक्ति के विचारों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना भी शामिल है। हमने सामने वाले की बात सुन तो ली, लेकिन हम उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो ये पहलू भी उसमें शामिल है कि हम दूसरे की बात को सुनकर उसे समझने की भी कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहता है। उसके हो सकता है शब्द कुछ और हों और वो कुछ और कहना चाहता है। इसलिए दूसरे की बात को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास भी इसमें शामिल है। शाब्दिक और गैर शाब्दिक संदेशों और संकेतों की ओर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे परिवार के सदस्य बोले बिना ही अपनी जो चिंता है, अपनी जो हमारे लिए केयर है, अपना प्यार है, वो शो करते हैं, तो उन्हें समझना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। या हमसे कोई गलती हुई है, वो अपनी नाराज़गी बिना किसी शब्दों के भी बयान करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को परिवार में समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये परिवार की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्यों बात कर रहे हैं बार बार परिवार की खुशहाली की? क्योंकि देखिए जहाँ परिवार का वातावरण स्वस्थ होता है, माहौल खुशनुमा होता है, वहाँ जो बच्चे होते हैं या बड़े हैं चाहे बूढ़े हैं, वो तनाव में नहीं रहते हैं, वो खुश रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और वो अपने जीवन के हर पहलू के, हर जो जीवन का पड़ाव है उसको आसानी से पार कर लेते हैं, चाहे फिर वो हम व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की ही बात क्यों ना हो। उसके बाद है सक्रिय श्रोता के रूप में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और आदर करना चाहिए। हम केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने दृष्टिकोण को महत्व दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरे की जो सोच है, उनकी जो समझ है, परिवार के बाकी सदस्यों का क्या दृष्टिकोण है, उन्हें रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम एक
दृढ़ भावना अपने मन में बिठा लेते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है क्या नहीं है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के दृष्टिकोण को भी आदर देना है और महत्व देना है, तभी हम परिवार के वातावरण को खुशनुमा बना सकते हैं। सक्रिय रूप से सुनने का दूसरा पहलू है स्पष्टीकरण मांगना, यानी हम सामने वाले से डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन मांग लें कि किस तरह से, कि जब आपने ये कहा तो आपका क्या तात्पर्य था। यानी सामने वाला कुछ कह रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका गलत अर्थ लेने की बजाय हम डायरेक्ट पूछ लें कि आपने अभी अभी ये बात कही तो आपका अर्थ क्या था, क्या मैंने जो समझा वो सही था, या हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि क्या मैंने आपको बिल्कुल सही समझा या मुझसे कोई गलती हो गई है। देखिए, हम पारिवारिक रिश्तों में अपनी ईगो को ताक पर रखकर जब बात करते हैं तब रिश्तों की बात ही कुछ और होती है। सक्रिय सुनने में दूसरे व्यक्ति के विचार को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना भी शामिल है। हम केवल बात सुन रहे हैं और इसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम ये तरीका अपनाएं कि सामने वाले ने जो कहा हमने उसके थॉट्स को, उसके विचारों को भी स्वीकार किया, उसको भी महत्व दिया और उसकी रिस्पेक्ट की, तो ये हमें शो करता है कि हम एक एक्टिव लिसनर हैं, एक सक्रिय श्रोता हैं। परिवार व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण संदर्भ बना रहेगा। देखिए, फैमिली है एक व्यक्ति के लिए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस होता है। आपने देखा होगा जिन घरों में सारा दिन पारिवारिक झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, माता पिता के बीच में आपसी अच्छे संबंध नहीं होते हैं, वहाँ बच्चे का संपूर्ण विकास भी सही नहीं होता है। इसलिए विकास के साथ साथ हालांकि बच्चे की परस्पर क्रिया का भी दायरा बढ़ता है। देखिए, फैमिली में जब बच्चा होता है तो उसका डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में उसकी जो डेवलपमेंट का दायरा भी बढ़ता जाता है। फैमिली से स्कूल, स्कूल से सोसाइटी और आगे धीरे धीरे हमारा देश, हमारा गांव आगे आधे तक बढ़ता जाता है। परिवार के बाद अधिकांश बच्चों के लिए विद्यालय दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ होता है। हम कहते हैं ना कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है, फर्स्ट स्कूल होता है। उसके बाद हमारा एक्चुअल स्कूल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस होता है, जो दूसरे लोगों के साथ पारस्परिक क्रिया करने का अवसर प्रदान करता है। और फैमिली के बाद अगर बच्चे पर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो होता है उसका स्कूल और उसके साथ ही समूह। विद्यालय उन्हें बहुआयामी महत्वपूर्ण गैर पारिवारिक संबंध बनाने के अवसर भी प्रदान करता है। जो हमारा स्कूल होता है वो फैमिली के अलावा जो हमारे जिम्मेदारियां होती हैं, हमारी फैमिली के अलावा जो संबंध होता है, हमारे जो मित्र हैं और बहुत सारे संबंध होता है, उसके बनाने के हमें अवसर प्रदान करता है। कौन? हमारा विद्यालय, जिसकी बात करेंगे हम हमारे अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।